स्वागत है आपका बजट बाजार में। प्रसून, यकीनन, और बजट बाजार में स्वागत भी कर रहे हैं और इस सवाल के साथ कर रहे हैं कि पता नहीं बजट आज पेश होगा या नहीं होगा। वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं नॉर्थ ब्लॉक, यानी अपने मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं तस्वीर में। लेकिन ब्रीफकेस जिसका जिक्र आप सुबह से कर रहे हैं वो ब्रीफकेस नहीं है। ब्रीफकेस नहीं है, लेकिन एक जानकारी हमको लगता है कि देश को होनी चाहिए कि 1974 में इसी तरह की एक स्थिति आई थी जिस वक्त एम.बी. राणा, जो कि उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका निधन हो गया था। और उस वक्त यह व्यवस्था की गई थी कि श्रद्धांजलि दी गई और शाम तक संसद जो है पोस्टपोन कर दी गई। 5:43 पे बजट रखा गया, शाम 5:30 बजे तक संसद पोस्टपोन थी। शायद यही एक स्थिति है। तस्वीर हमें लगता है स्क्रीन पर अब आने लगी है जेटली साहब की। अरुण जेटली वित्त मंत्री पहुंच तो गए हैं, लेकिन सबकी नजर इस बात पर कि क्या बजट आज सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, और जो तस्वीरें हैं वो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही हैं। इन तस्वीरों के साथ हमको लगता है कि हमें बजट को लेकर जो देश भर की नजर है इस सरकार को ऊपर की क्या होगा, हमको लगता है दो रास्ते हैं और दो रास्ते हम लोग एक दरवाजे से आए हैं। आपका रास्ता इधर है, हमारा रास्ता। आप स्थिति देखते हैं क्योंकि एक तरफ किसान, मजदूर, इन सारी चीजों का जिक्र है, दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक तरफ बंगला है, गाड़ी है, जहां अंजना जा रही हैं। तो वहां से अगर यह सवाल किया जाएगा कि बजट का मिजाज क्या होगा, हमारे साथ चूंकि तमाम पैनल के साथ लोग जुटे हुए हैं, हमने खास इसकी व्यवस्था की है। बजट को लेकर जो भी कयास हैं, जिस रूप में भी कयास है, इस पे आए। अंजना, ये सवाल तो नीचे की जमीन पे खड़ा हुआ शख्स ही पूछ सकता है कि आपके पास क्या क्या है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छा सा लॉन भी है। आपके पास क्या है? हमारे पास खेत है, खलियान है, गाय भैंस, ये सब है। और बजट जाएगा किधर, उधर या इधर? यही सवाल है जिस पर आज दिन भर विचार होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं, जैसा बीते दिन भी मेहमान ने कहा कि बोरिंग बजट हो तो अच्छा। बोरिंग बजट का मतलब यह है कि सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, या फिर यह है कि जो बिल्डर है उसको फायदा होगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होगा, या कुछ आपकी झोली में भी जाएगा। ये हम दिखा रहे हैं वित्त मंत्री। इसका मतलब है बजट आज पेश किया जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में ब्रीफकेस है जो बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। और वहां पर पत्रकारों की भीड़ भी है जो जानना चाह रही है कि आखिर ये असमंजस खत्म हो रहा है क्या। वो चूंकि हाथ में ब्रीफकेस का मतलब बहुत साफ होता है कि एक मैसेज है। अब वो क्या कहेंगे इसका इंतजार है थोड़ा सा। ये हालांकि ये तस्वीरें ली जा रही हैं। हेलो, अरे भाई साहब, गंगवार जी मेघवाल साहब आ गए हैं। गंगवार जी को बुलाया जा रहा है, वित्त राज्य मंत्री है। आप भी दाएं बाएं खड़े हो जाइए क्योंकि हाथ में ब्रीफकेस है और ये मैसेज बहुत साफ है कि बजट पेश किया जाएगा। ये तस्वीरों का मतलब यही होता है। और इसमें वित्त मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारीगण आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने ये ब्रीफकेस उठाया और संकेत साफ कि हाँ, बजट आज पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब पार्लियामेंट लगेगी तो श्रद्धांजलि दी जाएगी। और चूंकि उनका अंतिम संस्कार कल है, केरल में है ये अहमद साहब का, और अब यहाँ से इनकी रवानगी हुई है। ये दो जगहों पर होता है मसला। एक राष्ट्रपति भवन जाना पड़ता है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बजट रखा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी का नज़रिया, अंजना जी, बहुत साफ तौर पे नज़र आया कि जिनके पास बंगला है, जिनके पास गाड़ी है, जैसे आप बंगले पर खड़े हुए हैं, इनकम टैक्स वाला देखेगा, परखेगा, समझेगा और इस बजट के ज़रिए ये मैसेज दिया जाएगा बजट गरीबों का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा। चुनाव भी है तो नज़र गांव में ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि किसान किस तरफ जाएगा ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि आपसे मैं सुनील अलग साहब इस पर सवाल करना चाह रही थी। दरअसल प्रसून, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, सवाल ये है कि बजट आखिरकार पेश किया जाएगा, सिर्फ ब्रीफकेस के साथ अंदर जाना क्या अंतिम फैसला इस पर माना जाए? बजट बैग के साथ वो ज़रूर पहुंचे हैं ये अहमद साहब, और बीते दिन हम सभी संसद के बाहर ही मौजूद थे जब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल उन्हें ले जाया गया, राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था। मल्लापुरम से वो सांसद रहे, 91 में पहली बार लोकसभा में आए थे, विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। क्या लगता है ऐसे वक्त पर श्रद्धांजलि देते हुए और उसके बाद फौरन बजट पर आ जाना सही रहेगा? देखिए, आप तो दो इश्यूज हैं। एक इमोशनली है, जो पॉलिटिकल पार्टीज इमोशनली कहेंगे कि मत करिए, तो उसके साथ इमोशनली तो मैं उनके साथ ही हूँ। लॉजिकली कहीं भी दुनिया में इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक बजट ये कभी भी पोस्टपोन नहीं होता है। आप 2 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, 3 घंटे के लिए, और पहले भी 5 बजे आपने किया हुआ है। अगर ज़्यादा प्रेशर है तो बोल दीजिए आज दिन भर नहीं करेंगे, या बजट प्रेजेंट करके सबको बोलिए कि अगले दिन भी आप पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक देश सिर्फ नहीं है, दुनिया देख रही है और दुनिया सुनने वाली है हमारी बजट को। तो अगर इमोशनली आप ये बात को लेके जाएंगे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा सबका।
कोई मर गया बेचारा, उसके आप क्या कर रहे हो? बट लॉजिकली बजट स्वेरिंग इन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आप क्या अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट साइनिंग हो रहा है, उसका कोई मर गया तो वो कहेंगे कि नहीं, एक मिनट, हमारे साथ चूंकि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, नहीं मैं तो हम ऊपर आप इमोशनल एस्पेक्ट में आ रहे हैं कि आप कोई क्रिकेटर, नोबडी शुड डाई, क्रिकेटर मर गया, T20 पोस्टपोन कर देंगे, आप किस लेवल पे जा रहे हैं? वासुदेव जी, स्थिति क्या होती है? मान लीजिए चूंकि अब ये नजर आ रहा है कि बजट पेश होगा, क्योंकि बजट की एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें आप कॉपीज रखे होंगे, जहां पर छपाई खाना होता है, वहां कर्मचारियों को रोका जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अधिकारी नहीं जा पाते हैं जब तक बजट पार्लियामेंट में नहीं पहुंच जाता। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में क्या इससे पहले कभी हम देख रहे हैं कि 1974 में एक स्थिति बनी थी, 1974 में जब M.B. राणा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी, शाम तक पोस्टपोन किया गया था। वो कर दीजिए। तो ये निकल तो गए हैं, तो क्या रहता है, परंपरा क्या हो सकती है? देखिए, परंपरा ये रहती है कि जैसे मॉर्निंग में 9:30 के आसपास जो बजट टीम है वित्त मंत्री के साथ राष्ट्रपति के पास जाते हैं। अब इस समय आ गया है, पता लग जाएगा कि कितने बजे जा रहे हैं। वो जाके राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं कि ये बजट है, ये है। उनको एक कर्टसी के तौर पे उनको एडवांस में बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर उनको बताया जाता है। उसके बाद जो है ये पूरी टीम आ जाती है पार्लियामेंट हाउस में। वहाँ कैबिनेट मीटिंग 10 बजे से रखी होती है, और इस बीच जो कागज़ हैं, सारे बजट के बंडल हैं जो एमपीज़ को वितरित किए जाते हैं, वो बजट प्रेस से सील्ड लिफाफों में सिक्योर्ड गाड़ियों के थ्रू पार्लियामेंट हाउस आ जाते हैं और वहाँ रखे रहते हैं। और 10 से 11 के बीच में पार्लियामेंट हाउस में ही कैबिनेट मीटिंग होती है, और उस कैबिनेट मीटिंग में सारे बजट के प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट के सामने रखे जाते हैं, और कैबिनेट उस पर फॉर्मल अप्रूवल कर देती है। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ से सीधा ही लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, बाहर उसके बाद नहीं निकल सकता कोई भी। और जैसे वो अंदर जाते हैं उसी के साथ साथ जो बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर। ये सारी प्रक्रिया 1974 में अपनाई गई थी। हाँ। और जब वो अंदर पहुंचे तो स्पीकर ने निर्णय लिया था कि शाम 5:30 बजे तक स्थगित की जा रही है पार्लियामेंट। देखिए, स्पीकर तो निर्णय ले सकते हैं, मगर नॉर्मली मैं समझता हूँ जो मुनासिब तरीका यही होगा कि सबसे पहले एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन हो जाता है, वो मूव करेंगे लीडर ऑफ द हाउस या स्पीकर मूव भी कर देते हैं। उसको पास करने के बाद 2 मिनट का जो होता है मौन रखते हैं, उसके बाद अपनी कार्रवाई सदन शुरू कर देता है। ये नॉर्मल तरीका तो ये होना चाहिए ऐसे माहौल में, क्योंकि ये सारा देखिए इतना मार्केट्स इफेक्ट होती हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, सारी दुनिया इसको देख रही है, तो आप उसको 11 बजे के बजाय 5 बजे कर देंगे। हाँ। इससे काफ़ी टर्मोइल हो जाता है मार्केट्स में। तो ये सब ध्यान में रख के ही मैं समझता हूँ कोई निर्णय लिया जाएगा, और सबसे मुनासिब निर्णय में तो यही है कि 11 बजे आप एक बजट को रोका नहीं जाना चाहिए, नहीं ये एक मैसेज निकल कर 74 बजट शाम को प्रेजेंट किया, शाम में किया गया, सिर्फ आधे घंटे का ही फर्क है। हाँ। जो पोस्टपोन किया था 5:30 तक, वो ऐसी कैसी बात नहीं कि सुबह से शाम तक कर दिया था। वैसा जैसे वासुदेव साहब ने बताया वैसा ही किया होगा। हाँ। कि एक कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन पास कर दिया, आधे घंटे के बाद बजट प्रेजेंट कर दिया शाम तक। नहीं तो बहुत इकोनॉमिक मार्केट्स में बहुत टर्मोइल हो जाएगा इससे। ये तो हम इस मूड में आ जाएं कि अब बजट, अब चूंकि वित्त मंत्री निकल चुके हैं और अब स्क्रीन पे हमारा बजट बाजार भी नजर आने लगा है। अभी आपके लोगों को पता लग गया होगा कि कम से कम ये कंफ्यूजन दूर होता दिखाई दे रहा है कि बजट तो पेश होगा। तो प्रसून जी, आपने तो पहले ही क्लेम कर लिया उधर गांव पर, गाय पर, खेती पर, जमीन पर। हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री मोदी एक मैसेज लगातार देते आए हैं। फर्स्ट मीटिंग से लेकर गरीबों का जिक्र उन्होंने किया है, किसानों का जिक्र किया है। इंप्लीमेंट चीजें होती है नहीं होती है सारी दूसरी चीजें है, लेकिन जिक्र जो कर रहा है, तो इसलिए हमको लगता है पॉलिटिशियंस हमारे साथ हैं। बिल्कुल, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, ये सारे शब्द कल शामिल किए गए थे अभिभाषण में। तो ऐसे में हम लोगों ने जानबूझ के ये एक व्यवस्था की, और यहाँ कुछ देर में आप देखेंगे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे और उनसे भी जरा जानकारी हासिल की जाएगी कि ग्रामीण जीवन किस रूप में है। और खास तौर से 2-3 सवाल थे, नोटबंदी से क्या असर पड़ा, बजट से कुछ आस होती है या नहीं होती है, क्या राय है बजट को लेकर। 1 मिनट पुनिया जी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आप सूट बूट के सरकार के साथ आप गाँव में खड़े हुए हैं, थोड़ा सा टाई तो उतार दीजिए।
हमें लगता है आपको चश्मा उतारना चाहिए, नजर कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि नजर नहीं मिलेगी। इससे पहले कि हम राजनीति, एक सेकंड सर, एक सेकंड की प्रसन्न हाँ। जी इनके पहले आए, जरा ये दिखा दे, जनता किराना स्टोर। अब इसे बाय डिफॉल्ट कहें या जो भी कहें, लेकिन इन्फ्लेशन रेट में हमने नवंबर दिसंबर के महीने में थोड़ा सा घटता हुआ इन्फ्लेशन रेट को देखा था। तो ये इंतजाम है जहां पर सब्जियां भी हैं और अनाज भी है। दाल को लेकर बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी पिछले दिनों, तो वो कहा जाता है। और ये शायद देश का सबसे महत्वपूर्ण जगह है प्रसून जी, चाय वाले से बड़ा आज देश में कोई नहीं है, क्योंकि उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, चुनाव के पहले भी, बाद भी, बीच में भी। प्रतीकात्मक है, लेकिन इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण आज के दिन कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका से अब ये खबर लीक नहीं हुई है, अब तो निकल के आ गई है। 2 दिन पहले तक तो लीक माना जा रहा था। आईटी प्रोफेशनल्स के सामने संकट आने वाला है, जो 3.5 लाख अमेरिका में और यहाँ से जो जाएंगे H1B1 वीज़ा को लेकर, तो कहीं ना कहीं हमको अपने तौर पर रोजगार पैदा करना होगा देश में, उसकी व्यवस्था करनी होगी। बजट में उसको लेकर कोई प्रावधान है नहीं है, ये सारी चीजें देखनी होंगी, इस पर नजर रहेगी। और इसी के साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर हैं जो अपने तरीके से बजट को एनालाइज करेंगे। ये डिजिटल इंडिया, यानी यहाँ पर एक तो हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये कोशिश की जा रही है कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके जरिए कैसे लोगों तक पहुंचा जा सके। इस पर काफी काम हो रहा है डिजिटल तरीके से, कि क्या यहाँ पर जैसे हमने देखा है फ्लिपकार्ट और ऐसे अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं जो दरअसल सामान लोगों तक पहुंचा रही हैं, डिलीवरी कर रही हैं, क्या जो पोस्ट ऑफिस धीरे धीरे रिडंडेंट यानी खत्म होता चला जा रहा है, दम तोड़ रहा है, उसका इस्तेमाल ऐसे गुड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार करेगी? इसके लिए वो कदम उठाएगी क्या? कुछ जानकारी दे दें, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं। कल ही फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर दोनों बैठे और झारखंड और छत्तीसगढ़ में जितने भी पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ उन्होंने सीधा संवाद किया और इसको बैंक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको लेकर उन्होंने बातचीत की। मैसेज है, बजट में इसका जिक्र होगा। बैंक पेमेंट कैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए किया जा सकता है। और ये एटीएम, हिंदुस्तान की आने वाली तस्वीर जब भी लिखी जाएगी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, तो एटीएम मशीन और उसमें लगी कतार एक तरह से हिंदुस्तान की प्रतीक एक लंबे वक्त तक पड़ गई। लेकिन सबकी नजर इसी टैक्स क्लिनिक पर होगी। इस टैक्स क्लिनिक में बैठे होंगे टैक्स डॉक्टर, यहाँ पर आएंगे लोग, बताएंगे कि कितना टैक्स में उनको राहत मिल सकती है, क्या कुछ हो सकता है। ये एक छोटा सा घर है, आशियाने का सपना हिंदुस्तान का। आज भी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लोगों को घर दिया जाएगा, कितनों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 खास मेहमान जो यहाँ पर हैं वो आपस में भिड़ेंगे, जैसा कि बजट के आसपास हम देखते हैं। निकलेगा क्या उस भिड़ंत से, इस पर आपकी नजर रहेगी। आज तक जंक्शन, क्योंकि पहली बार रेल बजट और आम बजट प्रसून एक साथ। हाँ, वो दूर में जरूर दिखाना चाहिए, हमको लगता है कैमरे को एक बार दिखा देना चाहिए। रेल बजट पहली बार आजादी के बाद शामिल कर लिया गया है बजट में। 1921 से इस देश में रेल बजट रखा जा रहा था, लेकिन ये पहला मौका आया है, तकरीबन 96 साल हो गए आप कह सकते हैं, जब रेल बजट नहीं रखा जाएगा, वह उस मुख्य बजट का हिस्सा हो जाएगा। महिलाओं को मिले सुरक्षा, हर महिलाओं को मिले सुरक्षा, शिक्षा का विस्तार मिले और बच्चों को बच्चे मिल जाए और बढ़त हर घर में रोटी मिल जाए, हर घर में रोटी मिल जाए, रोटी संगे दाल मिले और एटीएम के सामने ना लंबी कतार मिले, हाँ ना लंबी कतार मिले, हाँ ना लंबी कतार मिले। ये ऐसे गीत हैं जो शायद बजट के जरिए या बजट के दिन इस गीतों का एक अपना महत्व भी होता है। हमें लगता है इन गीतों का महत्व इसलिए कहीं ज्यादा है कि हमें एक याद आ रहा है जब गुरुदत्त ने फिल्म बनाई जी, और जब कागज के फूल देखने के लिए पहुंचे नेहरू जी, तो बड़े निराश हो गए। बोले, आपको इतनी निराशा आजादी के तुरंत बाद आप ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं और ऐसे गीत क्यों आपने रच दिए जी? तो गुरुदत्त का एक ही जवाब था कि आप संसद के जरिए देश चलाते हैं, हम देश के भीतर एक आईना दिखाने की स्थिति में आते हैं। तो गीत संगीत का एक अपना महत्व है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में बजट से ये आस लगाई जा सकती है कि हर तबका खुश होगा? ये सोचा जा सकता है मौजूदा वक्त में? हमारे सरकार की जो गाइडिंग प्रिंसिपल, उसके हिसाब से मैं वहाँ बैठना चाहिए था। तो हमारे सरकार की जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसमें सबसे बड़ा महत्व है गरीबों का, गरीबों के उत्थान के लिए, तो एम्पावरमेंट के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। फ्रॉम डे 1 अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच सुनाओगे, पहला स्पीच, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया किसानों के लिए। और उसके साथ साथ जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जैसे
इंडस्ट्री के लिए फिस्कल नहीं कंसोलिडेशन। एक मिनट, आपने जब जिक्र किया ना यहाँ का, हमारे दिमाग में भी आने लगा। मैन्युफैक्चरिंग नीचे चला गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गायब हो रहा है, एनआरआईज पैसा निकाल रहा है, रोजगार है नहीं, जो मुख्य 8 सेक्टर्स हैं वहाँ नेगेटिव जा रही है चीजें, कैसे संभालेंगे? देखिए, जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, फॉरेन आप एफडीआई देखिए ऑल टाइम हाई है। आप देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो हमारे देश की वजह से नहीं, ग्लोबल एनवायरनमेंट ऐसा है कि थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से, बहुत मार्जिनल पैसा यहाँ से बाहर गया है। जबकि अगर आप देखें तो स्कैन करें ग्लोबल इकोनॉमी, तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी द, मतलब जो सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो एफडीआई के लिए और एफआईआईएस के लिए, एफपीआईएस के लिए। तो ऐसा कहना कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है या नहीं आ रहा, दोनों गलत है। नहीं, नोटबंदी से जो परेशानी आई है उसके लिए कुछ इलाज है आपके पास? बिल्कुल, मैं ये कहना क्या चाहता इलाज हूँ। है? 1 2 3 इधर उधर मत घुमाइए। नहीं, मैं 1 2 3 कुछ बताइए ठोस। नहीं, देखिए कुछ मैं स्पेसिफिक तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि नोटबंदी से अगर लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है तो इस बजट में ऐसी राहत जरूर मिलेगी कि हर वर्ग, जैसा उन्होंने पूछा था, हर वर्ग लोग नहीं सर, अर्थव्यवस्था और बड़ी ये तस्वीर को लोगों के, समझाइए। आप अंजना जी, लोगों के एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन पे बिल्कुल सरकार के बजट खरी उतरेगी। आपके लिए माइक की व्यवस्था करा रहे, जरा ओझा जी को दीजिए। ओझा जी, जो कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस एक स्टेट इकोनॉमी लेकर आई, पर्चा उन्होंने रखा, बहुत सारे सवाल थे, इकोनॉमिक सर्वे में जवाब नहीं था, बजट में जवाब होगा? बजट पे भी इकोनॉमिक सर्वे जो इनका आया है कल, उसने बता दिया है कि अगला साल भी कोई खास अच्छा होने वाला नहीं है। नोटबंदी के चलते लाखों लोगों की नौकरी चौपट हो गई, छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चौपट हो गई हैं, जो हमारा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया नोटबंदी के चलते। कुल मिला के एक इकोनॉमिक अराजकता की स्थिति देश में बन गई है। और जो ये क्लेम करते थे 8 से 10 परसेंट जीडीपी ग्रोथ का, वो 6.6 पे सिमट गई है। और साथ ही जो ये बात कर रहे हैं किसानों की, गरीबों की, तो नोटबंदी से तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का और गरीब का, एक आम आदमी का हुआ है। ये सूट बूट की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं, है एक ही बात नहीं। बताइए, एक मिनट हम ब्रेक लें उससे पहले हमको लगता है आपका कमेंट जरूरी है। मनमोहन सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया, मार्केट इकोनॉमी खुल गई। अब सवाल है कि अब एक नया एरा शुरू हो रहा है, मोदी का एरा, जिसमें आप सूट बूट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो जिक्र किसानी का करते हैं। तो आप क्या उस मनमोहन एरा को खत्म होते हुए देख रहे हैं या कुछ अल्टरनेटिव आपके जहन में आता है? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने हर तबके का ख्याल रखा था। मनरेगा जैसी स्कीम जो सरकार लेके आई थी, वो गरीब, किसान, मजदूर सबको रोजगार गारंटी देती थी। पर हाल ये है इस सरकार का कि एक तरफ 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की बात करती थी जी, वहाँ 1.5 लाख पिछले 2016 में उससे कम रोजगार दे, जो 7 साल में सबसे कम है। हम लोग तो वो अपने आप में दिखाता फैक्ट है और कि फिगर पे हम लोग बात करेंगे, फैक्ट और फिगर पे करेंगे। अब ये कह रही है सूट बूट की सरकार है, तब आपकी सरकार थी, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस आपकी पहचान थी। आप यहाँ पर आर्थिक अव्यवस्था को भ्रष्टाचार अभी इनकी भारतीय राजनीति की यह त्रासदी है। किसान मजदूर का जिक्र होता है, माइक उठाइए और बताइए और याद करने की कोशिश कीजिए अपने उम्र के साथ, किसी बजट में लेकर किसानों का जिक्र अगर होता है तो लागू क्यों नहीं होता है? लागू होने की बात जब होती है तो लगता है पॉलिसी पैरालिसिस हो गया इस देश में। किसानों के साथ ऐसा क्यों होगा? जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसान और किसान मजदूर के ऊपर सारी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ किसान की वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा है और किसान के ऊपर राजनीति की है। सर एक सेकंड, ये जरा कॉपियां देख रहे हैं आप? ये पेपर जरा दिखा दीजिए हमारे बिल्कुल देख रहे हैं दर्शकों कॉपी। को। ये अब ना गई है और ये देखिए, अब बजट बहुत बहुत बड़ा ये एक एक्सरसाइज होता है जिसमें कोशिश ये होती है कि हर तबके की आवाज किसी न किसी तरह से इसमें प्रसूंजी पहुंचे। अब मैं चाहती हूं कि जरा, हाँ बोले। इसमें यह है कि दरअसल ये आप जो देख पा रहे हैं मौजूदा वक्त में, इसका मतलब एक साफ हो गया है। बजट 10 बजे जो जिक्र हो रहा है जिस मीटिंग का, जिसमें स्पीकर को निर्णय लेना है, जब बजट वहां पर रखा जा चुका है तो मतलब बहुत साफ है कि बजट अब निर्धारित वक्त पे ही रखा जाएगा। और इसमें जो कॉपियों की तादाद होती है, ये कॉपियां तकरीबन 2 लाख के लगभग होती है जो कॉपियों की मौजूदगी है बोरों में बंद जो है, और सेना के जरिए इसको लाया जाता है। सिक्योरिटी इतनी बरती जाती है कुछ भी लीक ना हो, लेकिन कुछ भी लीक ना हो और सब चीज़ छुपा ली जाए, फिर भी किसानों तक कुछ पहुंचता क्यों नहीं है? नहीं, किसानों तक इसलिए नहीं पहुंचता, कई बार राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी अपने भाषण में ये कहा था
कि सरकार 1 रुपया देती है तो पब्लिक तक मात्र 10 पैसे पहुंचते हैं, बीच में बिचौलिया खा जाते हैं सारे को। यह देश की स्थिति रही है। इस देश में जो सरकार सत्ता में होती है वो मौन रहती है, और जो सरकार विपक्ष में होती है वो उसकी टांग खींचा खींची करती है। किसान और किसान मजदूर पर सिर्फ राजनीति हुई है। किसान के लिए आज तक ना तो किसी भी सरकार ने किसान आयोग का गठन किया है, और नीति आयोग में भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे पहुंच जाते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें यह पता नहीं होता कि किसान के लिए वास्तव में क्या किया जाता है। एक सवाल पूछूं सर आपसे? हाँ जी पूछो। इसकी एक बड़ी वजह आजाद हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं है कि जो किसानों के नेता हुए उन्होंने अपने हित को देखा, अपने लालच में वो इतने बह गए कि जहां से उन्हें अपने लिए कुछ होता हुआ दिखा उधर निकल लिए और बाकी पीछे छूट गए। इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप भी एक किसान नेता हैं। नहीं, जो ईमानदार जवाब दीजिएगा। ईमानदारी का जवाब यह है, जो किसान नेता हुआ और जो राजनीति में पहुंच गया, वो पार्लियामेंट का, संसद का जो मंदिर है वो ऐसा मंदिर है कि जिसके कदम उसमें पड़ते हैं वो पीछे वालों को भूल जाता है। कल को आप मुझे भी सांसद बना दे तो आज मैं जो गरीब किसानों की बात कर रहा हूं और गरीबी की बात कर रहा हूं शायद मैं भी भूल जाऊं जाकर के। वो मंदिर ही ऐसा है। बड़ा ईमानदार जवाब है। चलिए हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु बताइए। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपको दिखाएंगे। ये कॉपीज पहुंच गई हैं और इसी के साथ जो सुबह से असमंजस की स्थिति थी कि बजट पेश होगा या नहीं, उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम। तो आज अब देश में एक परिस्थिति, दरअसल बजट को अगर बहुत ही सरल भाषा में बोले तो ये लेखा जोखा होता है कि सरकार ने कितना खर्च किया, जो इनकम उसका है उस इनकम को वो आने वाले वक्त में कैसे खर्च करना चाहती है, सरकार की प्राथमिकताएं, कहां से पैसा लाना है, कहां पर पैसा खर्च करना है, और इसी के साथ एक पूरी परिस्थिति बनती है। लेकिन इस बार नोटबंदी के बाद चूंकि पहला बजट है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। यहां से क्या वो स्टिमुलस यानी वो पुश सरकार दे पाएगी, इस सब पर नजर रहेगी। अगर नहीं तो आने वाला वक्त देश के लिए बहुत खराब हो सकता है, नहीं तो संभलने का वक्त भी हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं। हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, मैं मिलता हूँ अभी। जनरल बजट की कॉपियां जो है वो संसद भवन के अंदर आ चुकी है, बिल्कुल सुरक्षा के घेरे के अंदर। और अब से कुछ देर बाद जो है 11 बजे जो है सदन के अंदर जो है बजट को पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। ये कयास लगाए जा रहे थे कल सांसद ई अहमद की मृत्यु के बाद कि बजट आज पेश होगा या नहीं होगा, लेकिन अब ये तय हो गया है कि आज बजट जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। लेकिन देखना ये है कि इस बजट के अंदर आम आदमी के लिए क्या होगा, कि उनको टैक्स के अंदर नई रिबेट मिलती है या नहीं, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, सरकार ने कहा था कि उनको राहत दी जाएगी। तो अब देखना यह है कि नोटबंदी के बाद क्या आम आदमी को टैक्स में राहत मिलेगी, किसान के लिए क्या होगा, उद्योग धंधों के लिए क्या होगा, छोटे व्यापारियों के लिए क्या होगा इस बजट के अंदर। सबको उम्मीद यही है कि इस बजट के अंदर कुछ नया निकल कर आएगा, और क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे माहौल के अंदर चुनाव से जोड़कर भी इस बजट को देखा जा रहा है कि किसानों को लेकर सरकार क्या फैसला लेने जा रही है। ये तमाम विषयों को लेकर सबके कयास जारी हैं। अब से कुछ देर के अंदर वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है ये सारे कयास दूर कर देंगे जब वो बजट पेश करेंगे। लेकिन इतना तय है कि किसान और छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट के अंदर कुछ नया होगा और कुछ नई सोशल स्कीम्स को भी शायद वित्त मंत्री जो है यहां से घोषित करे। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो बजट पेश होगा, लेकिन हमारे साथ किसान नेता कहते हैं अगर हम भी सत्ता में आ जाएंगे तो हम भी किसान और जनता को भूल जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि सरकार चाहती है कि नियम कायदे बहुत सरल हो जाए। विपिन मलिक साहब, माइक आपके हाथ में है। क्या यह बजट नियमों को आसान भी करेगा, जिसका जिक्र हम लोग लगातार कह रहे हैं कि लाइसेंसी राज हट जाना चाहिए, बैरिकेड्स हट जाने चाहिए, तभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में देश बढ़ेगा, लगता है सर? इस इकोनॉमिक सर्वे में जो इंडिकेशन है उससे काफ़ी पता लगता है कि बजट में क्या होने वाला है। सबसे बड़ा चीज़ है कि
पहला बजट है जिसमें कि रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज हो रहा है। इसका मतलब बजट की बैलेंस शीट जो है और कंट्री की बैलेंस शीट बहुत बड़ी होने वाली है। दूसरा हिंट उन्होंने दिया है FRBM का, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, उसमें चेंजेस लाने लगे। इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि रिसोर्स को ये रेज करने वाले हैं थ्रू LIC और थ्रू पब्लिक सोर्सेस, और क्योंकि बैलेंस शीट का साइज बड़ा हो गया तो रिसोर्स भी रेज हो जाएंगे। तीसरी चीज़ एक जो हिंट दी है, हालांकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं एक रेटिंग कंपनी का चेयरमैन हूँ, जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में रेटिंग कंपनी को चैलेंज किया है। जो इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज हैं वो ये कहा है कि इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज देश को की रेटिंग लो करके हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा देती हैं, जिससे कि कंट्री जब बोरो करता है तो उसकी हायर इंटरेस्ट रेट है, जो कि डेवलपिंग कंट्री के पास लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, तो फंडामेंटल मैनेजमेंट ही चेंज हो रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज है वो ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ही नहीं, डेवलप स्टेट के साथ भी ऐसे ही रेटिंग देती है। नहीं, बिल्कुल फर्क है। नहीं, फर्क बिल्कुल फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है उनकी रेटिंग में और हमारी रेटिंग में। इतना डाउनग्रेड कर देते हैं, और थोड़ी सी बात हो BBB -B ये वो, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है। आपको पता है कि हमारा जो पिछला 2006-07 का रिवाइज बजट आया है, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है कंट्री को, 5 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट कॉस्ट कंट्री पे कर रहा है, चाहे वो इंडिया में या ओवरसीज। 5 लाख करोड़। हम जरा सा रोक रहे हैं आपको, क्योंकि इस बीच एक खबर आ रही है कि पार्लियामेंट में जो ये बजट पेश करेगी अंजना सरकार। बिल्कुल, सरकार बजट पेश करेगी और श्रद्धांजलि, और उसके बाद ये अहमद साहब को श्रद्धांजलि पर विपक्ष से चर्चा, और उसके बाद बजट पेश करने की मूड में सरकार। और यह बता दें, सरकार ने 2 मौकों का जिक्र किया है अपनी तरफ से, 2 घटनाओं का जो स्क्रीन पे चल रहा है। इन 2 मौकों पर इस तरीके की स्थिति बनी थी 1954 में, रेल बजट के दिन एक सांसद का निधन, जो सिटिंग सांसद थे उनका निधन हुआ था, और 1974 का जिक्र जो हम आपसे कर रहे थे उसका भी जिक्र किया गया है। यानी बजट बदला नहीं जाएगा। एक रेल बजट का जिक्र था और एक 1994 था। ये 2 स्थितियों का जिक्र किया गया है, और इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार सिर्फ अब श्रद्धांजलि देने के बाद, या स्पीकर भी श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, उसके बाद उनके बारे में जानकारी दी जाएगी जो तरीका होता है, और उसके बाद इस बजट को रखा जाएगा। यानी उसमें भी कोई बहुत विलंब नहीं होगा। ये एक स्थिति। बिल्कुल। अब इस चर्चा को आगे चलते हुए मैं 2 ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ जो FMCG, और आप देखें जो आजकल किसान का सब्जी, उसकी तमाम चीज़ें कैसे लोगों तक पहुँचे, इस पर खास काम कर रहे हैं। ब्रजेश अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया मार्ट के, और राजेश गुप्ता जी की फाउंडर है फ्रेश फल सब्जी के। ब्रजेश अग्रवाल जी, मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ। क्या सोच है, क्या इसके ज़रिए वो जो बिचौलिए की एक परेशानी का सामना हिंदुस्तान कर रही है, उस पर 5% भी कुछ फ़र्क पड़ा है? क्या है सोच आपकी, क्या करते हैं आप? तो अब अभी तक तो सरकार ने ऐसा कोई चीज़ करी नहीं है जिसकी वजह से बिचौलियों का जो पूरा एक साम्राज्य कह लीजिए बना हुआ है उसमें कोई भी चोट पहुंची हो। किसान आज भी जिस तरीके से बिचौलियों के थ्रू काम करते थे पहले, आज भी वही कर रहे हैं। बल्कि अगर देखिए तो प्राइवेट कंपनी में ITC ने ई-चौपाल करके एक प्रोजेक्ट चलाया था, ऑलमोस्ट करीब 10 साल के आसपास हो गए हैं। उस जैसे एक प्रोजेक्ट का जो फ़र्क दिखता है असल किसानों के ऊपर में, तो अगर आप तराई वाले बेल्ट में जाइए यूपी की, उस वहाँ के जो किसान हैं जिन्होंने धान और जो बाकी अनाज हैं वो ई-चौपाल के थ्रू डायरेक्टली अब कंपनियों को बेचने लग गए हैं, उनको तो फ़ायदा ज़रूर हुआ है, बट ऐसा कोई सरकारी इनिशिएटिव नहीं दिखा है। चाहे पिछले बजट के बाद की बात करें या उससे पहले भी पिछले 5-10 सालों के बीच में देखें, किसानों की हालत में कोई। ठीक है, अब जल्दी से एक सवाल आपसे FMCG पर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी जो चीज़ें बाजार में जल्दी ये खपत होती है, ऐसे सेक्टर में कुछ ठोस होता हुआ देख रहे हैं आप? 1-2 जल्दी। इस सेक्टर के अंदर में ठोस होने के नाम पे इस समय तो सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है कि जो कंज्यूमर है उसके हाथ में इनकम किसी तरीके से अगर बढ़ा सकती है सरकार, तो एक तरीके से वो डिमांड दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। वरना मार्केट के अंदर में जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल इस समय अपने निचले तो उस पे है लेवल पे। ई-पेमेंट नहीं चल रहा जी? ई-पेमेंट चल रहा है, लेकिन ई-पेमेंट जैसे हमने नवंबर और दिसंबर में जो बढ़त देखी थी पूरे ई-पेमेंट में,
वो जनवरी के पूरे महीने के अंदर में वापस से अक्टूबर लेवल के ऊपर आ चुकी है। इतना निराश क्यों है? हो जाएगा। अभी तो मोदी जी 2-2.5 साल ही हुए ना, हो जाएगा। 70 हो जाएगा ना। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। एक चीज जो आप इतना कह रहे हो- निराश ना होइए। नहीं, जो उन्होंने बात की है, महत्वपूर्ण बात की है। ऑपोजिशन का मैं आपको पहले से बता दूं, चाहे मोदी जी के लिए 2 मेन इश्यूज हैं, हाउ टू जनरेट डिमांड एंड हाउ टू मेक श्योर दैट इंडस्ट्री ऑल्सो सेट्स अप इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जॉब करो। और देयरफॉर जहां पे भी इंडस्ट्री के लिए कुछ किया जाएगा, कांग्रेस कहेगी अरे देखो तो वो तो अमीर के बारे नहीं, में ये चले। एक कांग्रेस के सेकंड, नहीं है। नहीं ये नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन हम इनका कह रहे हैं, उधर बट को जा ही इज रहे हैं। मेकिंग, he cannot say that the e-payment has gone back to October. I question that figure. अब जब बढ़ गया है तो कंपनी का तो एक्चुअल नंबर आप जो कह रहे हैं कि ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, बट आप जो कह रहे हैं नवंबर में जो बढ़ गया था, नाउ यू गॉन बैक टू कैश, नो क्वेश्चन। ये तो ई कॉमर्स में हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो उसका नंबर ऑफ डेटा गलत नहीं हो सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट को हेड करते हैं, इसलिए मैं आऊंगी आप दोनों के पास। शोभा जी, मुझे पता है आप बेचैन हो रही है, एक जल्दी से मैं रिएक्शन बिचौलियों पर। अरुण जेटली वित्त मंत्री संसद के लिए रवाना हो गए, तस्वीरें आ रही हैं और अब माना जा रहा है कि उनके पहुंचने के साथ ही अब शुरुआत होगी। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें कोई सरकार का नहीं है। हाँ, मतलब पहले ये नजर नहीं आता था, फाइनेंस मिनिस्टर निकले, हम लोग दिखा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी खुद ब खुद डेवलप हुई है। इसमें मैं आपके पास अब गुप्ता साहब के पास एक बार सर आना चाहती हूँ, क्योंकि गुप्ता साहब आपने इस पर पहल करने की भी कोशिश की है कि बिचौलियों पर कैसे कंट्रोल हो। ये कैसे होगा? जो प्रधानमंत्री ने कहा था, ये कैसे मुमकिन है और है भी मुमकिन? प्रधानमंत्री जी ने खुद एक स्कीम चालू की थी जिसको ई नाम बोला गया था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कुछ हो रहा है उसमें? उसमें मेरे ख्याल से अभी 1% से भी कम का जो टोटल हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस जो मार्केट में आता है 1% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं 1 साल के अंदर। और जहां हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भी कैश को ख़त्म करें, तो क्यों ना इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इसको करना चाहते हैं, जिससे किसानों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, उन्होंने फसल को बीमा तो कर दिया, फसल को बीमा, मगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं, उस किसान को पता ही नहीं। तरीके क्या होने चाहिए? हमने रिपोर्ट, एक मिनट, हमने रिपोर्ट दिखाई पिछले दिनों, रांची के नजदीक की लोहरदग्गा जगह है, हाँ। वहां पर 10 पैसे प्रति किलो टमाटर बिक रहा था, तो उनका कहना था टमाटर बेचे कहां, उन्होंने सड़क पे फेंक दिया, पूरा हाईवे लाल हो गया। एग्जैक्टली उसीलिए हम बोल रहे हैं, जैसे आज मुश्किल कहां पर आती है? मुश्किल यहाँ पे आती है, जैसे आज जो लोग हैं, अब वहाँ पे तो टमाटर 10 पैसे किलो उन्होंने कल ही न्यूज़ में था, कल न्यूज़पेपर में मैंने सुबह पढ़ा था कि कितना सारा टमाटर लोगों ने रोड पे बहा दिया। मगर वहीं पे अगर हम ये देखें कि भी हमारे जैसे लोग जो आज खरीद के बेच रहे हैं, हम लोगों को मिल नहीं रहा, हम लोगों को तो 1 रुपये किलो का, हम लोगों को तो 12 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहा। अगर उस गैप को अगर हम ख़त्म कर दें, उसके लिए किसानों का भी फायदा होगा और दोनों लोगों का फायदा होगा, मतलब इवन एंड कंज्यूमर तक का फायदा होगा। बजट में इसका होगी व्यवस्था, आपको लगती है? बजट में हमको पिछले साल मोदी जी ने किया था, उसको कितना करते हैं, आगे कैसे करते हैं, उनका कहना तो ये भी था कि भी वो जो किसान है उसकी आय को 5 गुना कर देंगे, मतलब आने वाले 6 साल के अंदर। मगर वो सब करने के लिए प्रावधान बनाने पड़ेंगे। हमको लगता है प्रोडक्शन कॉस्ट ही किसानों को दे दीजिए ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट देने की मैं बात नहीं करता, मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ। आज अगर जैसे हम कोई भी रिटेल वाले जिसके पास एंड कंज्यूमर्स हैं, अगर आज हमसे बात की जाए, हमको कुछ ऐसा मौका दे दिया जाए, हम तो किसानों के साथ, अगर हमारा जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर बढ़ावा दिया जाए, जिसमें अगर प्राइवेट सेक्टर्स को अगर लेके आएंगे, तो वो अपनी जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बट ऑब्वियस है कि उसका इंश्योरेंस भी करवा के रखेंगे और उसको सारी पूरी एक ब्रेक के लिए पूरी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी मिल गई है, ये जानकारी देते हुए, और एक और किसान नेता आपके पास आ गए हैं, प्रसून जी, टिकैत साहब। टिकैत साहब आ गए और हमें याद आ रहा है टिकैत साहब का आंदोलन 80 के दशक में बड़े किसानों को लेकर। तो रेहान साहब और उनकी टीम को कैश के बिना चैन नहीं आ रहा है। बात तमाम लोगों से होगी, क्योंकि टैक्स पर बहुत ज्यादा, मैं चाह रही हूँ कि आपके पास मैं आऊँ, अंशुमन जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, लेकिन टैक्स क्लिनिक पर सबकी नजर होगी। कुछ अच्छा बताइए, कुछ अच्छा हो सकता है या फिर बोरिंग बजट ही देश के लिए अच्छा है? मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा होगा, सारे देश की निगाहें हैं बजट के ऊपर, टैक्स के लिए बहुत अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट को पूल करने के लिए सरकार कोई ना कोई नया स्ट्रक्चर घोषित करे, ऐसी सबकी संभावना है, क्योंकि पैसा बहुत इकट्ठा हो गया सारे बैंकों में, 4 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, कई तरह की बातें हैं। लोग सोच रहे हैं इस पैसे को बांटा जाएगा, बांटना कुछ नहीं, पैसा मेरा और आपका जमा है, किसी का नहीं जमा है सरकार के पास। एक जानकारी आई है, एक बड़ी जानकारी है। शिवसेना ने कहा है कि एक दिन बजट टाल दिया जाए। शिवसेना सरकार के साथ है और महत्वपूर्ण यह भी है कि शिवसेना सरकार के हर फैसले का विरोध भी कर रही है।
और ये जनता ये जो पहुंचे हैं वहां पर, जेटली पहुंचे हैं संसद, उसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। कैमरे की चमक, फ्लैश का चमकना, बजट रखने की तैयारी, बैग दिखा चुके हैं। और शिवसेना दूसरी तरफ कहा गया है कि एक दिन आप टालिए बजट, ये स्थिति है। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ अपनी बात आप जारी रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रमोट करने के लिए एक बिसात बीत चुकी है। इतना पैसा बैंकों में है, बैंकों के पास कोई लेंडिंग का कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो सरकार को जरूर कुछ ऐसा करना होगा। पूरा देश ये देख रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट को, ये पैसा जो 6 लाख करोड़ बैंकों में पड़ा है, उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे लाया जाए। नहीं, एक विचार जो चल रहा है कि टैक्स धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए, तो इससे व्यापारी तबका कह रहा है कि अभी तक तो हम प्रॉफिट पे टैक्स देते थे, अब तो ओवरऑल टर्नओवर पे देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, टर्नओवर पर तो जीएसटी लगेगा, टर्नओवर पर जीएसटी लग चुका होगा तब। टर्नओवर पर जीएसटी लगने वाला है, और टर्नओवर पर कोई इनकम टैक्स लगे ऐसी संभावना हमें आज नहीं लगती है, क्योंकि हर आदमी के टर्नओवर डिफरेंट है। अगर शेयर ब्रोकर है, अरबों रुपए का माल खरीदता है, उस पर भी वही टैक्स लगेगा, और जो छोटा व्यापारी है वो भी टैक्स खरीदता है। जैसे 1% बचता है, किसी को 10% बचता है, किसी को 20% बचता है। यानी आप स्ट्रक्चर चेंज होते हुए देख रहे हैं, खास तौर से जो तबका पैसा वेतन से निकालता है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता देख रहे हैं टैक्स। देखिए, वेतनधारियों के लिए तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनको जरूर बहुत कुछ मिलने वाला है इस बजट में। मेरे को लगता है जितने वेतनधारी मेरे को सुन रहे हैं, सबको एक बड़ी आशा से देखना चाहिए कि जब ये खुलेगा तबका तो बहुत कुछ उन्हें मिलने वाला है। सर, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्विक रिएक्शन। लेकिन लोगों की तो नजर रहेगी ना, आपने नोटबंदी की, आपने कहा अब तो काला धन खत्म, ये खत्म, वो खत्म, पैसे का फ्लो कैसे होगा, कुछ मिलेगा किसी को, कुछ बड़ा ठोस अच्छा होगा? देखो, वित्त मंत्री के पास करीबन 50,000 करोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप देखें 3.5% जो अगर डेफिसिट रखे तो अभी उससे 3 चीज़ कर सकते हो। एक, टैक्स ब्रेक दे सकते हैं जैसे आपने बताया, दूसरा किसान मजदूर एक्सेट्रा के लिए ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तीसरी ये इन्वेस्टमेंट कंसेशंस की तरह देते। अभी देखना ये है कि ये 50,000 करोड़ कैसे बांटेंगे ये 3 चीज़ों में। एक तो वो वेतनधारियों एक्सेट्रा को टैक्स रिलीफ, दूसरा कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स जिससे उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो, तीसरा कैसे निकास बढ़ाए जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जॉब्स क्रिएट हो सके। अगर मेरी राय लो तो मैं तो सबसे ज़्यादा पैसा तीसरी साइड पे डालूंगा। प्रसून, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया, ट्रम्प जिस तरह से विदेशों से आने वाले लोगों की नौकरियों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं कि डबल पेमेंट देना पड़ेगा अमेरिकन कंपनीज को जो दूसरे विदेशियों को हायर करेंगे। एक बहुत बड़ी परिस्थिति बन सकती है, क्राइसिस सिचुएशन बन सकता है जॉब के नजरिए से आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में। ओवरऑल क्राइसिस है, 10,28,000 का बिजनेस आईटी कंपनियों का अमेरिका में, उसके सामने भी एक क्राइसिस है। हम इस क्राइसिस, शोभा जी एक सवाल ब्रेक से पहले खाली एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे, क्या ये वाकई आप लोग कांग्रेस जिस रूप में टर्मोइल की स्थिति है या एक रिफॉर्म की स्थिति है जिसको आप लोग पॉलिटिकली समझ नहीं रहे हो? देखिए, पूरी तरह से टर्मोइल की स्थिति है। आज कौन सा सेक्टर खुश है आप ये बताइए? किसान आज परेशान, युवक के पास बेरोजगारी, छोटे उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, और ये गवर्नमेंट पूरी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स लाद के कॉमनर पे अपना फिस्कल डेफिसिट। आप टर्मोइल कह रहे हो, एक मिनट, आपको भी लगता है कि कुछ, आप क्या मान रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है इंडियन इकोनॉमी का? बिल्कुल है। देखिए, अगर आप देखिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन है, चाहे जीएसटी का हो, चाहे रेलवे बजट, जो कॉम्प्रिहेंसिव रेलवे बजट पिछले बार पेश किया गया था, वो बिल्कुल जो मेजर शिफ्ट है जो पिछले सरकारों से। अगर आप एक छोटी सी मिसाल देखते हैं कि आप जिस पिछले साल जो रेलवे बजट पेश किया गया था, उससे पहले इंडिया के जब से इंडिपेंडेंस मिला है तब से ऐसा रेलवे बजट पेश नहीं किया गया था, जो कि बिल्कुल शिफ्ट है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल है और वो बजट में देश के हित में। अच्छा, ऐसे रेल की हालत भी नहीं हुई थी इससे पहले, आप गड़बड़ी मत कीजिए। प्रसून जी, आप मुझे 2 सेकंड दीजिए बोलने के लिए। आप देखिए, रेलवे आज तक सिर्फ उन्होंने 70 में जो रेलवे अनाउंस किया कि ये रेल यहाँ तक चलेगी, वहां तक चलेगी, आज वो रेल सुरक्षा के नाम पे रेल वो आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। इसकी वजह है कि कंजेशन है। तो हमने 2 चीजों पे फोकस किया। 2014 15 अगस्त प्रधानमंत्री कहते हैं बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे। एक दिन पहले राज्य मंत्री कहते हैं रेलवे के सीएमडी का साक्षात्कार हुआ है। आप समझ रहे हैं किस स्थिति में देश है? साक्षात्कार, इंटरव्यू लिया गया सर, नियुक्ति नहीं हुई है बुलेट ट्रेन को लेकर। आप मैसेज क्या दे रहे हो उस देश को? देखिए प्रसून जी, जो हमारे आज तक के रेलवे बजट हुई उस पर आप देखिए, एक नजर डालिए और उस पर देखिएगा कि हर सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है जो
वो सिर्फ है रेल, नए रेल को इश्यू करने में। लेकिन रोड, जैसे आप रोड बनाते हैं तभी गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैक को जो है बिछाने में कम, डिकंजेशन करने में कम। हाँ, नहीं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इंतजार देश पूरा कर रहा है। पहली बार रेल बजट मर्ज कर दिया। प्रसून जी, बहुत सारी बातें हैं ट्रेन पर, बुलेट ट्रेन नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, ब्रेक अब नहीं लेने की जरूरत है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन, चूंकि आपने, एक सेकंड, मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक से जानकारी लेकर आते नहीं है। आपके सवाल पर एक जवाब मैं देना चाहती हूं। देखिए, सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है उस पर बुलेट ट्रेन की सोच अभी हिंदुस्तान में रखी नहीं जा सकती है। आज भी हिंदुस्तान में अनमैन्ड क्रॉसिंग्स है। ये सब अचानक से पलटने में 2.5 साल में तो पूरी तरह से सरकार नाकाम रही है। लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन, टैल्गो ट्रेन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन पर शुरुआती तरीके से ऐलान कर दिया गया, बजट का एक हिस्सा अलग कर दिया गया, लेकिन यह भी साफ है कि दूसरे किसी सरकार, जापान की सरकार या किसी के साथ मिलकर ही उतना फंड इकट्ठा हो पाएगा कि आप बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड बिल्कुल अलग ट्रैक बनाएं, क्योंकि इन एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के आसपास तो आपकी ट्रेन चल ही नहीं सकती है, जो परिस्थितियां हैं हिंदुस्तान में। 7 साल लगेंगे। अंजना जी, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। आपने सही कहा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला पूरी बात कहने के लिए। रेलवे बजट इस तरह से खत्म किया है कि उसका बजट जो अलग होता था, एक कंसंट्रेशन होता था, वही खत्म कर दिया। उसी को मेन बजट में मर्ज करना अपने आप में दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी रेल है ही नहीं। तो अंशुमन जी, बजट का स्पीच 1 तो 31 को ही हो गया था, दिसंबर में, प्रधानमंत्री की तरफ से। अंजना जी सुनिए, माइक दे दे प्लीज। एक छोटी सी बात पे कह लूं, उसके बाद आप मेरी भी बात सुन लीजिए। हमारे रेल के स्पीड जो आज है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है। अगर हम उसको सिर्फ डीकंजेशन से अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो जितना हमारे पैसेंजर आज जाते हैं उसका डबल पैसेंजर जाएंगे, जितना फ्रेट जाता है उससे डबल फ्रेट। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन क्या है आपकी सरकार? नहीं, हमारे जो किस रूट पे चल रही है? अगर जफर साहब जी, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन आपकी सरकार की कौन सी है? जो दिल्ली से आप बॉम्बे तक के लिए है। जी नहीं, दिल्ली से आगरा चल पड़ी है। अंशुमन तिवारी जी, यही दिक्कत है अंजना, यही दिक्कत है, जानकारी नहीं है और चीजों को कैसे आगे ले जाना है उसकी समझ कई जगहों पर लैकिंग दिखती है। रेलवे बजट का जनरल बजट में मर्जर क्यों किया गया? रेलवे बजट का जनरल बजट में मर्जर इसलिए हुआ कि पिछले 2 साल में रेलवे में एक मेजर रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। रेलवे फाइनेंशियली उतनी ही वीक है जितनी पहले से थी, और रेलवे का रेलवे बजट में मर्जर उस रिफॉर्म की शुरुआत है जो पिछले 2 साल से पेंडिंग था। और हमें लगता है, हम क्यों ये जानना चाहते हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री रेलवे के रिफॉर्म के लिए क्या घोषित करते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में रेलवे में प्रयास बहुत हुए हैं। आप सुरेश प्रभु जी की कोशिशों को बधाई दीजिए, पर अगर रेलवे की फाइनेंशियल बैलेंस शीट देखिए, रेलवे की सिक्योरिटी की पोजीशन देखिए, रेलवे में मॉडर्नाइजेशन देखिए, रेलवे में फेयर बढ़ा है, फ्लाइट फेयर बढ़ा है, पर कोई सुविधाएं नहीं बढ़ी है। आपका इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि किस तरह से रेलवे में पैसेंजर्स में कमी आई है, उस पे आप गर्व कर रहे हैं। एक मिनट शोभा जी, बड़ी कमी आई है पैसेंजर्स में, उस पे आप गर्व कर रहे हैं। मुझे फैक्ट्स बता लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप पॉलिटिकल कमेंट करिए। रेलवे बजट का जनरल बजट में मर्जर शायद रेलवे के रिफॉर्म्स की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि यहां से रेलवे की परंतु है, यहां से रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होनी चाहिए। इस सरकार में पुख्ता कुछ भी नहीं, शायद उनको तो बोलने दीजिए। सब है शोभा जी, मैं बोल तो लेने दीजिए, आप पॉलिटिकल कमेंट मत करिए। रेलवे का जनरल बजट में मर्जर रिफॉर्म की शुरुआत है, क्योंकि ये पेंडेंसी थी। अगर वित्त मंत्री रेलवे के जनरल बजट में मर्जर के बाद कोई रिफॉर्म डिक्लेयर नहीं करते हैं और केवल 2 पैराग्राफ में उसको पढ़कर छोड़ देते हैं, तो हम ये मानेंगे कि इस बजट, रेलवे का जनरल बजट में मर्जर रेलवे की मुश्किलों को छिपाने के लिए किया गया है। लेकिन अगर रेलवे का कोई डायरेक्ट रिफॉर्म एजेंडा आता है कि रेलवे को आप रिस्ट्रक्चर करेंगे, रेलवे को बदलेंगे, रेलवे के घाटे कम करने की रणनीति लेकर आएंगे, तो ये माना जाएगा कि रिफॉर्म है। अंशुमन जी, एक सवाल है। एक मिनट, एक चीज है कि जब लालू यादव जब मंत्री थे, उन्होंने जिक्र किया था कि किसान अपना जो उपज पैदा करेगा उसको लाया जाएगा ट्रेन में, उसमें वैगन क्रिएट किए जाएंगे और वो माल बेचने के लिए बड़े बाजार में आ जाएगा। हम लोग जिक्र कर रहे थे कि किसान उपजाता है, आलू सड़ रहा है, टमाटर सड़क पे फेंका जा रहा है, कोई कुछ है ही नहीं व्यवस्था की, पाइपलाइन कोई है ही नहीं जो तमाम बाजार तक जा सके। आप रिफॉर्म, आपको लगता है इस दिशा में सोचा भी जा सकता है? अब पुण्य, उसकी समस्या दूसरी है। सरकार जहां 2 साल में असफल हुई है वो ये कि अपने राज्यों को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई कि वो मंडी कानून बदलें। आप याद करिए 2014 में जो पहला रिफॉर्म इनिशिएटिव मोदी सरकार ने शुरू किया था वो ये था कि राज्य सरकारें अपने मंडी कानून बदलें, किसानों की उपज को कहीं भी बेचने की सुविधा दी जाए। लेकिन वो बड़ा रिफॉर्म पिछले, तो देखिए कपास गुजरात में प्रॉब्लम हो गया,
कपास किसान गुजरात में विरोध करने लगे। जब तक आप किसानों को अपनी उपज पूरे देश में बेचने की सुविधा नहीं देंगे, जिसके लिए राज्यों को अपने मंडी कानून नहीं बदलेंगे, आप रेलवे में अगर वैगन क्रिएट भी कर लेंगे और पंजाब का गेहूं तमिलनाडु तक नहीं जा पाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं। हम एक मिनट राकेश टिकैत जी को जरा जोड़ेंगे। टिकैत साहब का आंदोलन तो देश को याद है, बड़े किसानों को लेकर जिक्र था, लेकिन बार बार ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सुनने में अच्छी लगती है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। नहीं, अब तो हालात ये होगी कि पॉलिसी सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वो भी नहीं लगती? नहीं, वो भी नहीं लगती। लोगों को जानकारी है उस चीज की कि सरकार किसानों के लिए कुछ करने वाली है नहीं। सरकार का मतलब एक पार्टी से नहीं है। जो भी सेंटर में सरकार किसी भी पार्टी की हो, स्टेट में किसी भी पार्टी की हो, देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है ही नहीं। अगर वो कागजू में है तो वो लागू नहीं है। सबसे पहले जरूरत है कि देश राकेश टिकैत साहब एक बात बताइए, आप जिस इलाके से आते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का इलाका है जी, चुनाव होने वाले हैं जी, अजीत सिंह विरासत लेकर अलग अपने तौर पे चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है। अब वेस्टर्न यूपी की स्थिति को देखिए, वहां पर गन्ना किसानों के सामने ही जो संकट है, क्या राजनीतिक दल में जब चुनाव होंगे तो वह किस दृष्टि से वोट डालेंगे? उनके जहन में क्या, कोई तो कुछ करेगा नहीं। आप ही कुछ इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पावर भी जो है वो सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है पॉलिटिकल वे। नहीं, आज हालात ये है कि कई टर्म से किसान के इशू पे देश में चुनाव ही नहीं है चुनाव। तो राहुल गांधी लगातार घूम के जिन बातों का, किसी भी चीज को कह दो, आज भी देश में 2% लोग भी किसान के इशू पे वोट नहीं दे रहा। हम भी नहीं दे रहे। किसान का इशू देश में ही नहीं, वो खत्म हो गया। आज ये देखिए, आप उस बात पे आइए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी, हमने भी जो सर्वे किया और जो कल दिखलाया, उसमें किसान का इशू उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1%, डेवलपमेंट शब्द पर 48%, बेरोजगारी पर 19%। यह एक इस देश की स्थिति है। तो बजट पॉलिटिकल होगा या बजट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखेगा? हमको लगता है इस बात को बढ़ाएगा। या बजट उसका होगा जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छी महंगी गाड़ी में भी नवीन रहेजा साहब यहाँ है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बीते दिन हमने कंज्यूमर्स के नज़रिए से आपसे पूछा कि लोग बुक करते हैं, पूरी गाड़ी कमाई ज़िंदगी की लगा देते हैं, बिल्डर्स उन्हें घर नहीं दे पा रहे हैं, आपने सरकार के दरवाजे पर सारी परेशानियां थोप दी। अब सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर मुझे लगता है अगर बहुत महत्वपूर्ण है, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पर हम एक ज़बरदस्त मंदी देख रहे हैं, कैसे उठेगा? रियल एस्टेट सेक्टर जो है रियल इंजन ऑफ ग्रोथ होता है किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम नहीं तो 250 से ऊपर इंडस्ट्रीज जो हैं वो सारी इस पे डिपेंड करती हैं। और कोई भी आदमी, आप जितने भी मेरे को सुन रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी की 1/3 कमाई वो ज़रूर रियल एस्टेट में लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो लोग कमा रहे हैं उसका 1/3 जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट पे होता है। और उस 1/3 इन्वेस्टमेंट को अगर आप ट्रिगर दे दें, आज भी दे दें, तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके साथ साथ उठेगी। और ये सारे एग्जाम्पल्स यूरोप में, अमेरिका में, आप अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को रिसर्च करें तो कोई भी इकोनॉमी जब उठती है तो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ट्रिगर होके ही उठती है। आप ट्रिगर लेके और फिर गायब हो गए तो